Okay, Bohr model states that the electrons circle the nucleus in a specific orbit. And that orbit has a discrete is located at some discrete energy level. We call these orbits as shells around the nucleus. ठीक है, और न्यूक्लियस में कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. नो, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं न्यूक्लियस में उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में उसको हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं. और डेफिनेटली अगर हमने एक पार्टिकल को सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स एटम को हमने एटम कहना है, तो दिस मीन्स के एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट्स नॉट एन आयन. So in case an atom loses an electron, then it becomes positively charged and we call it a positive ion. Or in case it acquires another electron, then it becomes negatively charged. So to call it an atom, the number of electrons should be equal to the number of protons in the nucleus. Now protons cannot leave. Protons cannot leave the nucleus. So whatever is ये इसका एक एटम का पॉजिटिवली चार्ज होना और नेगेटिवली चार्ज होना टोटली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे. ठीक है, कि वो अपने शेल में रिस्ट्रिक्टेड हैं या नहीं है. ठीक है, एटॉमिक नंबर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी भी न्यूक्लियस में, वो दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल. The outermost occupied shell is called the valence shell. और outermost shell में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते होते हैं. Now, how many electrons a shell can occupy? How many electrons a shell can accommodate? So this is given by this relationship. 2ne is equals to 2n square, where n is the number of shell. n जो है हमारा नंबर ऑफ शेल है और 1 बीइंग क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के फौरन बाद जो होगा उसको हम नंबर 1 कहेंगे, ना कि हम आउटर मोस्ट को 1 नहीं कहेंगे बल्कि इनर मोस्ट को नंबर 1 कहेंगे. तो काउंटिंग जो है वो नंबर ऑफ शेल्स की इनर मोस्ट शेल से काउंट होगी. ठीक है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स द शेल कैन अकोमोडेट, दैट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर. तो पहले शेल में कितने आ सकते हैं? पहले शेल में 2 आ सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड शेल इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फॉर थर्ड शेल ये आपके सामने लिखा हुआ है. In case of third shell, for any given atom, it can accommodate 18 electrons. तो सिलिकॉन के एटम में कितने होंगे? सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, हमने अल्टीमेटली पहुंचना जो है वो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर पे पहुंचना है ना. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वी ओनली डील विद, इन केस ऑफ केमिस्ट्री अगर हम देखें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ये थोड़ी सी केमिस्ट्री, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना पड़ता है जस्ट टू अंडरस्टैंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ओनली दिस एटम दैट इज सिलिकॉन. तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो दैट इज 14.
सर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे आउटर मोस्ट शेल में। फोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। अच्छा, तो कैसे होंगे? पहले में देखें, दो फर्स्ट में आ गए मेरे पास 2 आ गए, और 8 दूसरी में आ गए। सेकंड में 8 आ गए, ठीक है, करेक्ट। और थर्ड में जो है वो बाकी फिर 4 रह जाते हैं, ठीक है। यस। तो थर्ड में 18 की जगह लेकिन सिर्फ 4 ही रहते हैं, तो वो 4 ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिलिकॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इसमें आगे ये तो बोहर ने यहां तक बात कही थी, फिर इसके बाद क्वांटम मॉडल आ गया। क्वांटम मॉडल जो है वो ये कहता था कि भाई हर शेल में जो है फर्दर ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्वांटम मॉडल क्या कहता है? क्वांटम मॉडल कहता है कि हर एनर्जी शेल में फर्दर ऑर्बिटल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। उन ऑर्बिटल्स को उसने नाम दिया SPDF का, ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स। और दूसरी उसने बात ये कही कि लाजमी नहीं है कि जो मोशन हो इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड द न्यूक्लियस वो हमेशा सर्कुलर हो। इट कैन बी एलिप्सॉइडल, ठीक है। द मूवमेंट कैन बी टोरॉइडल, टोरॉइडल कहते हैं ना टॉरस शेप्ड, ठीक है। एलिप्सॉइडल मूवमेंट भी हो सकती है, ऑर्बिट भी हो सकता है, टॉरस शेप्ड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। तो ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं, इनसे नो हाउ होना जरूरी है। द फर्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी। Now it is the energy required by valence electron to escape from atom, ठीक है। ये एनर्जी जो है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इफ यू विश के वो अपने एटम को एस्केप कर जाएं, तो देन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो उसको उसने नाम दिया आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? लेट्स से इन केस ऑफ कॉपर हम ये एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? इन केस ऑफ कॉपर, ये जो आम तारों में हमारे पास जो कंडक्शन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ये मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है बिजली की तार से, ठीक है। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी कम्स फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस। जो मैंने वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है, जो वोल्टेज आ रहा है पीछे से, दिस प्रोवाइड्स द आयोनाइजेशन एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स टू एस्केप फ्रॉम द एटम एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और फिर जो उनकी स्पीड है वो ये मुतय्यन करती है, जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स। So that is an example of ionization energy. इसके अलावा लाजमी नहीं है कि ionization energy potential difference से ही अप्लाई की जाए। It can be heat energy as well, ठीक है। It can be heat energy as well. आप हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरी चीज सनलाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फोटो डायोड्स होते हैं ना, फोटो डायोड्स, कि जब आप सनलाइट स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन्स लीव द वैलेंस शेल एंड दे स्टार्ट कंडक्शन। तो तीनों तरह से जो फाइनली हम कहेंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड, द आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए हम कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज कर सकते हैं। दैट कैन बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, हीट और लाइट। ये फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। चलें, next two points are the positive ion and the negative ion. These are simple, अभी पहले भी डिस्कस हुए हैं कि when a neutral atom loses an electrons तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन तो वो हम उसको नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। Now unlike बोहर्स मॉडल, प्लानिटरी मॉडल ये कहता है कि जी जो पार्टिकल्स हैं लाजमी नहीं वो सर्कुलरली ही ऑर्बिट कर रहे हो, ठीक है। दे कैन हैव डिफरेंट शेप ऑफ ऑर्बिट, जैसे बताया कि टॉरस भी हो सकती है, एलिप्सॉइडल भी हो सकती है।
और इन सम केसेस डंबल भी हो सकती है। यूजुअली पी और डी जो है वो डंबल शेप्ड होते हैं, ठीक है, उनका जो ऑर्बिट होता है। सो ईच शेल कंसिस्ट्स ऑफ अप टू 4 सब शेल्स, जिसको उसने ऑर्बिटल्स कहा। इनको उसने डिनोट किया एस से, पी से, डी से और एफ से। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में सिलिकॉन के देखे थे इलेक्ट्रॉन्स के, उनकी क्या डिवीजन होगी। तो क्या डिवीजन थी, दैट वाज 2 + 8 + 4, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो दैट वुड बी ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की जो रिस्ट्रिक्शन उसने बताई थी क्वांटम मॉडल में, वो ये थी कि जो एस सबशेल है उसमें मैक्सिमम 2 सीट्स अवेलेबल होती हैं, 2 सीटें होती हैं कि इलेक्ट्रॉन आके उस पर जो है वो बैठ सकता है। पी में जो है वी हैव 6 सीट्स अवेलेबल, ठीक है। डी में हमारे पास 10 वैकेंसीज होती हैं डी सबशेल में, और एफ सबशेल में कितनी होती हैं, कोई रिकॉल कर सकते हैं आप? 14। एफ सबशेल में जो है वो 14 वैकेंसीज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि वो आके एफ शेल जो है वो किसी भी एटम का ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के केस में अगर हम देखें, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस मेटल ओनली, तो फर्स्ट शेल में खाली 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यानी कि एस सब शेल में 2 आ जाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड शेल में देखें अगर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो एस सब शेल में आ गए, बाकी कितने रह गए? 8 में से 6 रह गए, तो बाकी 6 जो है वो पी सब शेल में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह टोटल 8 हो जाएंगे जो सेकंड शेल में आ रहे होंगे। एंड लास्ट अब थर्ड शेल में टोटल 4 जो है वो आने हैं। तो अगेन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये होगी कि पहले वो एस सब शेल को ही ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन वो डायरेक्ट पी में या डी में या एफ सब शेल में नहीं जाएगा। तो एस में 2 आ जाएंगे और पी में 6 सीटें खाली हैं, तो जिसमें से वो 2 ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो दिस इज हाउ इट मेक्स 14 electrons in a silicon atom. नेक्स्ट एक चीज है कोर, जिसको हम कहते हैं। इस कोर को समझना इसलिए जरूरी है कि इट टेल्स अस अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन being applied on an electron to attract it towards itself, ठीक है। कोर जो है वो हमें ये जो कोर है और कोर चार्ज, इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि द चार्ज ऑन द कोर टेल्स अस अबाउट के कितनी ज्यादा फोर्स के साथ, कितनी ज्यादा ताकत के साथ कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होता है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अ न्यूक्लियस अप्लाइड ऑन अ रैंडम इलेक्ट्रॉन इन द विसिनिटी, ठीक है। तो उसके लिए हम ये स्कोर का समझना जरूरी है।
तो व्हाट इज कोर? कोर कहते किसको है? आप एटम में से वैलेंस शेल निकाल दें तो जो बाकी चीज बचती है उसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, एक एटम है, उसमें से वैलेंस शेल निकाल दो। तो जब वैलेंस शेल निकाल देंगे, वैलेंस शेल निकालने से क्या मुराद है कि वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने कंसीडर नहीं किया, हमने आखिरी शेल को कंसीडर नहीं किया, बाकी जो भी बचता है उसको हम कहते हैं कि ये कोर है। और उस कोर पे एक चार्ज होगा। नाउ व्हाट दिस चार्ज वुड बी, उसका चार्ज कितना होगा? दैट वुड बी द एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोर। यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कार्बन आपके सामने बना हुआ है। कार्बन में देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। दिस मींस कि देयर आर टोटल 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो इन 6 अगर 6 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वो भी 6 होंगे। ठीक है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? पहले में 2 आएंगे और बाकी 4 जो है वो सेकंड शेल में आएंगे। ठीक है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना प्रोटॉन में, और बाकी 4 जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे। बाकी 4 वैलेंस शेल में आएंगे। तो कोर को समझने के लिए हमने क्या किया कि पहले उसकी कोर को हमने ग्रे एरिया से हाईलाइट कर दिया। ये जो ग्रे हाईलाइटेड एरिया, दिस इंडिकेट्स द कोर ऑफ कार्बन एटम। वैलेंस शेल था, ठीक है, वैलेंस शेल तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। टोटल 2 शेल्स होते हैं कार्बन के एटम में। तो अब इस पे चार्ज कितना होगा? कोर पे चार्ज कितना होगा? दैट वुड बी द एटॉमिक नंबर, दैट इज 6। एटॉमिक नंबर 6 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कोर। कोर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? टोटल 6 थे ना, 4 तो हमने एक्सक्लूड कर दिए, तो 2 रह गए। तो 6 माइनस 2, 6 minus 2, that will be positive 4 charge on the core. 6 minus 4 सर। ना 6 minus 2 ना बेटे, देखें माइनस हमने करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कोर, नॉट इन द वैलेंस शेल। ठीक है सर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कोर में तो सिर्फ 2 रह गए, तो 6 minus 2 करेंगे तो प्लस 4 का चार्ज हमें मिलेगा कोर पे। ठीक है, तो इस कोर को, ये जो टर्म हम समझ रहे हैं, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि ये जो, एक मिनट मुझे पॉइंटर, कि ये जो चार्ज है ये एक्सप्लेन करता है कि कितनी फोर्स के साथ एक स्ट्रे इलेक्ट्रॉन कोई भी कोर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई भी आवारा इलेक्ट्रॉन जो है, जो किसी भी एटम की विसिनिटी में फिर रहा हो, और अगर वैलेंस शेल में जगह खाली हो, सीट खाली हो, तो कितनी पावर के साथ वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये जानने के लिए हमने एक ये पैरामीटर डिफाइन किया है जिसको हम कोर चार्ज कह रहे हैं। चलें इसको आगे देखते हैं फिर चल के कि ये कहां पे रोल प्ले करता है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का कोर वाली स्लाइड में से? नो सर। Now, materials used in electronics. Now, in terms of electrical properties, materials are classified into 3 groups. ठीक है, ये जो डिवीजन है, it is based only upon electrical properties. ठीक है, इस पे हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा मटेरियल जो है वो कितना स्ट्रेन ले सकता है, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो वो सारी बातें जो मैकेनिक्स में और मटेरियल्स के कोर्सेज में होती हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही वो बेसिस है इस डिवीजन की। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स इज ओनली बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिसिटी में
इलेक्ट्रिसिटी में हमारा कंसर्न एक ही चीज से होता है, दैट इज कंडक्टिविटी. So these are three classes. The first one is conductors, second semiconductors, and third is insulators. अभी तक हम क्या जानते हैं, क्या इंसुलेटर्स कंडक्ट करते हैं? नो सर. अच्छा देखें, अभी हमने पहली एक दो स्लाइडें पीछे हमने एक टर्म पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी. अगर मैं उसको आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दूं एक रबड़ के टुकड़े को, तो क्या वो कंडक्ट करेगा? अच्छा चल रही है, अभी देखें मेरे हाथ में हैं जी. करेगा या नहीं करेगा? सर नहीं कंडक्ट होगा. देखें वो करेगा ना. अब वो हमने आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन पढ़ी है वो इसीलिए पढ़ी है. लेट्स से अब ये मेरे हाथ में इस वक्त सैनिटाइजर की बोतल है. अभी सारे एग्जाम्स अपने पेपर चेक करके गए हैं और मैंने 2-3 दफा जो है वो अपने हाथ सैनिटाइज किए हैं. तो ये प्लास्टिक की बोतल है, तो इसको हम यूजुअली इंसुलेटर जो है वो इंसुलेटर कैटेगरी में ये आएगी ना. लेकिन अभी हमने पीछे एक डेफिनेशन पढ़ी है आयनाइजेशन एनर्जी की, कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एक्सटर्नली अप्लाई की जा सकती है. इट कैन बी वाया पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन बी वाया हीट, एंड थर्ड इज इट कैन बी वाया लाइट. कोई भी एक्सटर्नल तरीके से हम ये एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं. तो जब वो आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरकम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो दे विल लीव देयर एटम्स एंड मूव फ्रीली इन द विसिनिटी. ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं, ये 3 क्लासेस जो हैं, दीज आर वैलिड फॉर रूम टेम्परेचर एंड फॉर रूम टेम्परेचर ओनली. ठीक है, हमारी जो रोजमर्रा की एनवायरनमेंट है, हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये क्लासिफिकेशन इज ओनली वैलिड फॉर दिस रूम टेम्परेचर ओनली. ठीक है, फॉर रूम एनवायरनमेंट. बट इंसुलेटर्स कैन कंडक्ट. ठीक है, इंसुलेटर्स भी कंडक्ट कर सकते हैं इफ आई सप्लाई देम लेट्स से अराउंड 5000 वोल्ट्स. सपोज कर लेते हैं अभी कि यार ये जो रबड़ है, ये जो रबड़ का टुकड़ा है, अगर मैं इसको 5000 वोल्ट सप्लाई करूं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी और वो कंडक्ट करना शुरू कर देंगे. तो ये बात हकीकत है, ये बात सच है, वो कंडक्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन में और अर्थ एनवायरनमेंट में हम ऐसा काम लेते नहीं है कि 5000 वोल्ट्स में कहां से जनरेट करूंगा. ठीक है, तो हमने इसलिए उन मटेरियल्स को इंसुलेटर्स के सेक्शन में रखा है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के जरिए कंडक्शन करवाना इंतहाई मुश्किल काम है. ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के जरिए कंडक्शन करवाना इंतहाई मुश्किल काम है, उनको हमने इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रख दिया है. ऐसा नहीं है कि वो कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, और जिनसे हम आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. लेट्स से कि 220 वोल्ट पे जो है कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना वैलेंस शेल छोड़ के कंडक्शन स्टार्ट कर देता है. तो हमारे घरों में सारी कॉपर वायर्स बिछी हुई हैं. 220 वोल्ट तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, जो कि एक स्टैंडर्ड है. ठीक है, तो इसलिए हमने कॉपर को जो है कंडक्टर्स की कैटेगरी में रख दिया. ठीक है, कि नॉर्मल ऑपरेशन भी और अर्थ की एनवायरनमेंट के लिहाज से एक अच्छा कंडक्टर है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंडक्टर. ठीक है, एक रबड़ आ जाए अगर या प्लास्टिक आ जाए तो वो यूजुअली इंसुलेटर कैटेगरी में आएंगे, इस वजह से कि वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं कर सकते.
तो ये जो तीन क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है, ये तीनों बेस्ड हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कि वो कितनी आसानी से अपने वैलेंस शेल को छोड़ सकते हैं। तो इंसुलेटर्स के केस में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो इंतहाई मुश्किल टास्क बन जाता है कि खाम खा जिस पे पैसा लगा के उस टास्क को अचीव करना एक बेफायदा सा काम होगा। सो अ मटीरियल दैट इजीली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बस यही एक डेफिनेशन है कंडक्टर की, इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इजीली से मुराद क्या है, हमारी नॉर्मल ऑपरेशन में द बेस्ट कंडक्टर्स आर एटम्स विद ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पे मिलता है हमें, वो यूजुअली हमें कॉपर के केस में मिलता है। So copper is an example of an excellent conductor. It has only one electron in its valence band. और इसका कोर चार्ज कितना होगा, देखें इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 29 प्रोटॉन्स हैं तो 29 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसकी इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन किस तरह से बनेगी, दैट विल बी 2 फर्स्ट में 2 आएंगे, सेकंड में कितने आने हैं 8, थर्ड में 18, तो ये कितने हो गए 2 + 8 10, 10 + 18 28, तो एक रह गया। तो फोर्थ शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसका जो कोर बनेगा, कोर जो है वो दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रे, ठीक है, कोर जो है दैट इज हाईलाइटेड इन ग्रे। तो कोर पे चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कोर। तो ये लास्ट लाइन देखें, दैट विल बी 29 - 28 इज इक्वल टू +1 चार्ज। तो कोर चार्ज ऑफ कॉपर इज ठीक है। सिमिलरली इंसुलेटर्स हैव टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली को मैंने रेड में इसीलिए हाईलाइट किया कि नॉर्मल ऑपरेशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, तो लिहाजा हम उनको इंसुलेटर की कैटेगरी में डालते हैं। नॉन मेटल्स सच एज ग्लास, एयर, पेपर, रबर आर excellent insulators and widely used in electronics, ठीक है। और ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी स्टार्ट में कि दे कैन ब्रेक डाउन, ठीक है, दे कैन अचीव आयनाइजेशन एनर्जी इफ द वोल्टेज इज हाई एनफ, लेकिन अगेन फिर उसको हम नॉर्मल ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। Yes. हाँ जी, क्वेश्चन। सर ये जो कैटेगरीज हैं उनमें सुपर कंडक्टर्स क्या इंक्लूड होंगे? हाँ नहीं, सुपर कंडक्टर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स इस वजह से नहीं है क्योंकि दैट इज यूजुअली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को भी सुपर कंडक्टर्स 4th ईयर में जाके करवाते हैं, वो भी एक इलेक्टिव कोर्स में, ठीक है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जरा डिफरेंट उस पे है, तो लिहाजा वो एक्सक्लूडेड है आपके सिलेबस से, ठीक है। Yes. ओके, तो सेमीकंडक्टर्स हमारी तीसरी कैटेगरी जिसके थ्रू हमने अपने सिलिकॉन के स्ट्रक्चर तक जाना है। So semiconductors are between conductors and insulators in their ability to conduct electricity. एक सिंपल सी डेफिनेशन,
कि जो उनकी एबिलिटी है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इन बिटवीन बोथ द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उनकी एक एग्जांपल जो है वो यूजुअली हम जो सुनते हैं वो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। लैब में मैडम ने नाम लिया होगा सिलिकॉन डायोड का और जर्मेनियम डायोड का, ठीक है, उसकी आपने वो भी देखी होगी, कर्व भी देखी होगी। खैर वहां तक हम बाद में जाएंगे क्योंकि थ्योरी पे जरा शायद थर्ड वीक में ही हम पहुंचे उस जगह तक। तब तक हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स डायोड से रिलेटेड ऑलरेडी हो चुके होते हैं। So silicon is an example of a single element semiconductor. It has 4 electrons in its valence band, ठीक है। इसकी हमने डिवीजन की थी अभी 2-3 स्लाइडें पीछे 2-3 स्लाइड्स पीछे हमने इसकी डिवीजन की थी कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं। 2 जमा 8 10 और बाकी कितने रह गए? 4 रह गए टोटल 14 में से। तो जो बाकी 4 हैं वो वैलेंस में लाया करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें एक बात जो ये कार्बन वाली एग्जांपल में मैं करना भूल गया। देखिए कोर का चार्ज कितना आ रहा है इधर ब्लू में? ये मेरा कर्सर शो हो रहा है सबको? मेरे कर्सर की मूवमेंट शो होती है आपकी स्क्रीन पे? यस सर। क्या चार्ज लिखा हुआ कोर का? +29। बेटे कोर जो है जी सर, कोर पे +1 सर। +1, ठीक है। सो दिस +1 कैन attract only a single electron. यस सर। Valid? Agree? यस सर। ठीक है। तो ये जो कोर पे चार्ज है +1, दिस इंडिकेट्स कि इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि टिक के बैठ सकता है। इससे मुराद ये है कि टिक के बैठ सकता है। और टिक के बैठने से क्या मुराद होती है? हम इंजीनियरिंग में इसको या साइंटिफिक टर्म्स में टिक के बैठने को क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी। स्टेबल। यस सर। ठीक है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसको ये जो पूरा कोर है, ये जो पूरा कोर है, इस पूरे कोर पे जो चार्ज है +1, तो ये पूरा कोर मिलके जितनी ताकत लगाता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को टिक के बिठा सकता है अपने वैलेंस शेल में, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम कॉपर। ये तो कॉपर की एग्जांपल हो गई। इसी बात को, इसी चीज को हम अपने सिलिकॉन पे अप्लाई करते हैं। तो सिलिकॉन स्ट्रक्चर में देखें हमारे पास कोर पे चार्ज कितना है? 14 - 10। और 14 - 10 +4 का चार्ज है, ठीक है, लिखा हुआ भी है। तो +4 का चार्ज इंडिकेट्स कि ये जो सिलिकॉन की कोर है, सिलिकॉन की कोर जो है ये 4 मजीद इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर कर सकती है कि वो उसकी वैलेंस शेल की 4 सीटों पे टिक के बैठ जाएं। ठीक है। अब कोर का मकसद समझ में आया कि कोर कैसे अपना रोल प्ले कर रही है? यस सर। ठीक है। तो जो कोर का चार्ज है, इट एनफोर्सेस द सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to occupy the valence shell. Now unlike metal, silicon forms strong covalent bonds with its neighbors. अब ये इस फिगर के बाद जो नीचे एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है नजर, वो यहां पे ये बता रहा है कि अब ये जो ग्रे में है, दिस इज द कोर, दिस इज नॉट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जहां भी है मेरी डायग्राम्स में वो दैट इज इन ब्लू। ब्लू कलर में न्यूक्लियस है और ग्रे में पूरा कोर शो हो रहा है। ठीक है। तो ग्रे में ये जो चीज आ रही है, दिस इज शोइंग द कोर, ठीक है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस भी है और 2 शेल्स भी हैं, पहले 2 शेल्स भी हैं।
तो ये एक कोर हो गया सिलिकॉन का। अब फर्दर वो बात करता है कि जो सिलिकॉन का नेचर है, अनलाइक मेटल्स, ठीक है, अनलाइक मेटल्स इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स विद इट्स नेबर्स। नेबर्स के साथ ऐसा क्यों करता है? तो आप रिकॉल कर सकते हैं अपनी एफएससी से कोई लॉजिक इसकी? सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल ऑक्टेट गैस रूल पूरा कॉन्फ़िगरेशन। करने, यस यस, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्टेट रूल। और इसको हमने ऑक्टेट रूल को रूल क्यों बोला? व्हाई इट इज नॉट अ लॉ? ठीक है, रूल मीन्स के रूल, लॉ और थ्योरी में चलें, मैं अभी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन रूल, हम किसी भी बात को हम रूल तब कहेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन के इख्तिताम पे हम देखते हैं कि यार इस चीज ने ये ट्रेंड फॉलो किया, ठीक है, जिसका कोई लॉजिकल जवाब ना हो, उस चीज को हम रूल का नाम देते हैं कि बस ये रूल बन गया। और तो ये ऑक्टेट रूल के तहत जो है, टू कंप्लीट इट्स वैलेंस, वो 4 फर्दर बॉन्ड्स क्रिएट करता है, ठीक है। और ऑक्टेट रूल की जो है, अगर मैं एक्सप्लेनेशन कहूं तो मैंने जैसे पहले बताया कि रूल हम तभी कहते हैं किसी भी चीज को कि when there is no mathematical explanation to it. A rule is made after repetitive observations, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्टेट रूल, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने नेबरिंग 4 एटम्स के साथ, और वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लेगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ दिस डिवाइस, दिस मेटल, ठीक है, सिलिकॉन। एंड सिमिलर बिहेवियर इज शोन बाय जर्मेनियम एज वेल। तो यहाँ पे अब एक और वर्ड यूज हुआ है, दैट इज इंट्रिंसिक सिलिकॉन। इंट्रिंसिक से मुराद ये है कि सिलिकॉन इन इट्स प्योर फॉर्म, सिलिकॉन मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म इज नोन एज इंट्रिंसिक सिलिकॉन। अब अगर उसमें हम डोपिंग करेंगे, तो डोपिंग से मुराद ये है कि हम कोई एक्सटर्नल एटम अगर उसमें इंट्रोड्यूस करें, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन। ये डोपिंग की टर्म नहीं तो नहीं है किसी के लिए? आई होप एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट। पहली दफा तो नहीं सुन रहा। एल्यूमिनियम और फास्फोरस से करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं, या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है सिलिकॉन के स्ट्रक्चर की, कि वो ऑक्टेट के तहत, ऑक्टेट रूल के तहत अपने जो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो बना लेता है, ठीक है, अपने 4 नेबर्स के साथ मिलकर। अब हम आते हैं वैलेंस बैंड पे और कंडक्शन बैंड पे। ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम पे खाली वाई एक्सिस है आपके पास, ठीक है। वाई एक्सिस शो के एक वैलेंस बैंड है, ठीक है। वैलेंस बैंड में हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। और फिर एक कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड मींस के जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। इसको इस तरह से कह लें कि कुछ आवारा कोई किसी बहुत ही बड़े महल में जो है वो कुछ आवारा जो सिक्योरिटी के लिए डॉग्स रखे हुए हैं, उन्होंने बगावत कर दी है और वो गेट फलांग के बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो अब वो जब बाहर की एनवायरनमेंट में आएंगे तो फिर वो फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। अब उन पे
उनकी रस्सी पकड़ने वाला अब कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या काम करना था फ्री होने के लिए? उन्होंने गेट फलांगना था, ठीक है, गेट से या उस महल की दीवार से छलांग लगानी थी ताकि वो अपने आप को आजाद कर सके और फ्रीली मूव कर सके। तो ये जो एनर्जी गैप है, दैट इज दिस वॉल। ये एनर्जी गैप उन्होंने ओवरकम करना होता है। और ये वो ओवरकम किस तरह करते हैं? वो एक नाम आया था स्टार्ट में, एनर्जी गैप किस तरह ओवरकम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से, करेक्ट, ठीक है। तो दे नीड आयोनाइजेशन एनर्जी। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहां से आ रही है? ये देखें इधर डायग्राम के, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो वंस वोल्टेज इज प्रोवाइडेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड और हीट इज गिवन, या फिर लाइट सिग्नल, अगर ये एक्सटर्नल एनर्जी जब हम अप्लाई करते हैं तो फ्री जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे ओवरकम द एनर्जी गैप and jump into the conduction band, leaving a vacancy behind which is known as hole, ठीक है। जब वो जो जगह छोड़ते हैं, वो जो सीट खाली करते हैं, उसको हम होल कहते हैं। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज मेड। ठीक है, मैंने यहां पे एरो भी लगा दिया कि ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी जो एक्सटर्नली अप्लाई होगी उससे ओवरकम होगा, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे। So this is the energy diagram. This is the energy diagram for all three classes of materials, that is conductor, semiconductor and insulator. तो ये बता रही है, सबसे पहले तो हम इसका इंसुलेटर का देखते हैं कि बैंड गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंसुलेटर्स भी कंडक्ट करेंगे अगर हम उनको आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करें, इंसुलेटर्स तब कंडक्ट करेंगे, लेकिन उनको नॉर्मली उनसे जबरदस्ती कंडक्ट करवाना फीजिबल नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। उनको कंडक्ट करवाने में इतनी ज्यादा मेहनत लग जाती है, तो फर्दर उनसे क्या काम हम लेंगे? ठीक है, तो एनर्जी गैप between valence and conduction band in insulators is very large. However, in case of semiconductors it is small. सेमीकंडक्टर्स के केस में बैंड गैप काफी थोड़ा है, और कंडक्टर्स के केस में तो ओवरलैप करता है। आप थोड़ा सा भी एक्साइट करेंगे, जैसे कॉपर के केस में बताया था कि उसका जो कोर चार्ज है दैट इज +1, और सिलिकॉन का कोर चार्ज कितना है? सर +4, ठीक है। तो वो जो कॉपर के ऊपर, कॉपर की कोर पे +1 का चार्ज है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को टिका के बिठाया हुआ है, तो वो शो कर रहा है कि दोनों के जो बैंड्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। आप थोड़ा सा भी एक्साइट करेंगे ना अगर कॉपर को, थोड़े से मुराद कितना है? आपने प्रैक्टिकल्स किए थे EE103 में? सर ऑनलाइन लैब किए। नहीं लैब में, मैं वो मुझे पता है, ऑनलाइन कुछ ना कुछ हुआ होगा जरूर, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था कोई भी डिपार्टमेंट आकर? नो सर। नहीं किया था। चले मैं बता देता हूं, देखें 0.1 वोल्ट, 0.01 वोल्ट भी अगर आप देंगे ना कॉपर को, तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और स्मॉल एनर्जी जो है वो उसको एक्साइट कर देगी और उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। जबकि सिलिकॉन पे चार्ज कितना है, कोर चार्ज? +4 का चार्ज है, तो हर इलेक्ट्रॉन +4 के चार्ज से अट्रैक्ट होके सीट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कॉपर के केस में +1 है, सिलिकॉन के केस में +4 चार्ज है। दिस मींस यू नीड अ लिटिल बिट मोर
external energy to excite it. अब ये फिगर बी और सी में बात समझ आ रही है? उसको कोर चार्ज से जो मैंने अभी रिलेट करके बताया, या मैं रिपीट कर दूं? सर क्लियर है। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। तो +4 का जो कोर चार्ज है, दिस मींस के हर इलेक्ट्रॉन पे +4 का चार्ज है सिलिकॉन के केस में, जबकि कॉपर के केस में +1 का कोर चार्ज है। तो उस अट्रैक्शन को, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए डेफिनेटली कुछ ज्यादा पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। ठीक है, so this is what this energy diagram explains. चलें, ये तो आ भी गया इधर। अ क्लोजर लुक एट द एटम्स की स्लाइड में। ठीक है, तो ये बात मैंने अभी पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया आपको। व्हाई इज इट इजी फॉर अ कॉपर एटम टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन सिलिकॉन एटम? चलें, अब तो कोई जवाब दे दे। मैं दे चुका हूं जवाब। सर वही ना, वो कोर चार्ज की वजह से इजियर होती है अट्रैक्शन। हाँ ठीक है, क्योंकि वो उस पर ज्यादा चार्ज है, सिलिकॉन पे +4 का चार्ज है, +4 इस पे भी है, +4 इस पे भी है, +4 इस पे भी, और +4 का चार्ज इस पे भी। तो इन चारों को फ्री करना ज्यादा मुश्किल है। इसको फ्री करना, कॉपर वाले एक इकलौते इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ज्यादा आसान है इस कोर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, तो दिस वुड हैपन वंस आई अप्लाई एन एक्सटर्नल एनर्जी। मैं अगर उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करूं, ये डायग्राम के सबसे नीचे लिखा हुआ है कि हीट वेव्स जब सिलिकॉन को स्ट्राइक करती हैं तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना वैलेंस बैंड छोड़ के ग्रे एरिया जो है वो कंडक्शन बैंड को शो कर रहा है, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, लिविंग बिहाइंड अ वैकेंसी, और उस वैकेंसी को हम होल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये जनरेट भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, और रिकॉम्बिनेशन भी हो रही है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी एनर्जी लूज करता है तो वो वापस आके होल में बैठ जाता है। ठीक है, उसको जहां कहीं सीट नजर आएगी खाली, वो आके बैठ जाएगा। तो दिस इज, at this point you can observe a recombination of an electron with a hole. और अगर इसी को हम पोलैरिटी असाइन कर दें, ठीक है, ये जो पिछली डायग्राम और ये इस डायग्राम में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये इस पे अभी हमने हीट अप्लाई की है, तो हीट जो है वो तो ओवरऑल क्रिस्टल पे अप्लाई हो रही है, सिलिकॉन क्रिस्टल पे। ठीक है, तो जो मोशन इलेक्ट्रॉन्स का वो दैट इज रैंडम। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम है। तो अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई कर दूं इसके राइट और लेफ्ट पे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं इस सिलिकॉन के पीस को, तो क्या होगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन मिल जाएगी। वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड दैट मूवमेंट विल बी from negative polarity towards positive polarity within the device। ठीक है, और आउटसाइड अगर हम बात करें आउटसाइड द डिवाइस, तो हम कहेंगे कि यार पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने थर्मली जनरेट किए थे इलेक्ट्रॉन्स, उनको हमने डायरेक्शन दे दिया।
So before this polarity, they were having random direction. They were moving randomly. Now they are moving from the negative terminal to the positive terminal. और इसी तरह हम एक टर्म होल करंट की भी कहते हैं, इसको हमने इलेक्ट्रॉन करंट का नाम दे दिया, ठीक है, द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जगह खाली करते हैं उसका ऑपोजिट करंट भी होता है, जिसको हम होल करंट का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन can move into a nearby hole with a little change in its energy level, thus leaving another hole where it came from. This current is produced in the valence band. अब यहां पे दो बातें हैं, एक तो ये कि करंट की डायरेक्शन और दूसरा ये कि वेयर दिस करंट एग्जिस्ट्स। जो इलेक्ट्रॉन करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट एग्जिस्ट्स इन द कंडक्शन बैंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन करंट एग्जिस्ट्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड होल करंट एग्जिस्ट्स इन द वैलेंस बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट में बस ये दो बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एनी क्वेश्चन टिल हियर? नो सर, क्लियर है। तो टाइम, मेरा ख्याल से टाइम क्या हो गया अभी, 3:15 हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी, हम कोई नया आर्टिकल नहीं स्टार्ट करेंगे, बस ये जहां पे एंड होता है हम वहां पे लेक्चर एंड कर देते हैं आज, ठीक है। ओके सर। सो होल करंट, अ क्लोजर व्यू। तो क्लोजर व्यू में यही है कि हमारे पास देखें, एक तो ग्रे एरोज हैं और दूसरा जो है वो पिंक जंप्स हैं। ये जो पिंक में जंप्स नजर आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के जंप्स हैं, ठीक है। और जो ग्रे में नजर आ रहा है वो दैट इज द होल करंट। तो होल करंट की डायरेक्शन जो है दैट वुड बी ऑपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉइंट 1 सेज अ फ्री इलेक्ट्रॉन लीव्स होल्स इन अ वैलेंस शेल। एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसने होल क्रिएट किया। तो इसी तरह जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उस होल को फिल कर लेगा और एक और को वेकेट कर देगा। इसी तरह उसको फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर इसी तरह उस होल को फिल करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन आएगा। और दिस इज ऑल हैपनिंग व्हेन हीट इज अप्लाइड और पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस या हीट या लाइट स्ट्राइक करती है सेमीकंडक्टर्स पे तो फिर ये हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो बोथ द डायरेक्शंस ऑफ करंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। So this gray arrows, these gray arrows indicate whole current. इस तरह ये सिलसिला चलता जाएगा रिकॉम्बिनेशन का और होल क्रिएशन का। होल क्रिएट होगा, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आके उसके साथ दोबारा रिकम्बाइन करेगा, फिर दोबारा होल क्रिएट हो जाएगा, फिर रिकॉम्बिनेशन होगी, एंड दिस विल कैरी ऑन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ओके, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। चलें इसको स्टार्ट नहीं करते, या थोड़ा सा देख लें चलें, ताकि फिर हम बाद में जो है अगले लेक्चर जो है असल में एक ही दफ़ा होना है पूरी, उसमें तो पूरे हफ्ते में, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको भी। ओके, डोपिंग मैंने जिक्र किया था पहले, आप सबने कहा कि हमारे लिए कोई नई टर्म नहीं है डोपिंग। फिर भी इसको मैं जस्ट रीड आउट कर देता हूं। that the conductivity of semiconductors is drastically improved or increased by the controlled addition of impurities। ठीक है, हम impurity ऐड कर दें अगर सेमीकंडक्टर में तो we call it extrinsic semiconductors,
और उसकी दो टाइप्स होती हैं, एन टाइप और पी टाइप। अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होगी, पेंटावेलेंट स्टैंड्स फॉर 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला एटम अगर यूज करेंगे इंप्योरिटी के लिए तो दैट इज नोन एज एन टाइप इंप्योरिटी। और अगर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला मेटल यूज करेंगे तो दैट विल बी नोन एज पी टाइप इंप्योरिटी। वाई 5 एंड वाई 3, क्योंकि चार तो उसके वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर एक एक्स्ट्रा इंप्योरिटी वाला आएगा तो हम उसको पेंटावेलेंट कहेंगे, ठीक है, एक चार्ज एक्स्ट्रा आ जाता है ना उस पे नेगेटिव 5 इलेक्ट्रॉन्स वाली इंप्योरिटी, तो इसलिए हम उसको एन टाइप बोलते हैं। पी टाइप में जो है पॉजिटिव, एक होल ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी केस में हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड pentavalent impurity atoms are added, for example antimony, स्टिबियम। तो यहां पे वो ये कहता है, जो इस स्लाइड पे जो थर्ड बुलेट है वो ये कह रही है, द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, इट ओनली पार्टिसिपेट इन कंडक्शन, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही कंडक्शन बैंड में होता है, उसको तो वैलेंस बैंड में बिठाने की जरूरत ही नहीं है। हमने एनर्जी बैंड्स देखे ना अभी, ठीक है, 3-4 स्लाइडें पीछे हमने एनर्जी बैंड्स देखे थे कि एक वैलेंस बैंड होता है, फिर उसके बाद एनर्जी गैप आता है और फिर कंडक्शन बैंड आता है। तो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले से ही कंडक्शन बैंड में होता है, तो इट ओनली हेल्प्स इन कंडक्शन, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस वजह से हम इस एक एक्स्ट्रा आइटम की वजह से हम कहते हैं कि ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है। बीच में जो है वो स्टिबियम का एटम है, ये जो डायग्राम है नीचे, बीच में स्टिबियम का एटम है और उसको 4 सिलिकॉन एटम्स ने नेबर किया हुआ है। देन कम्स ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के लिए हम बोरॉन यूज करते हैं, ठीक है, और यहां पे देख सकते हैं कि उसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ, ठीक है। जो फोर्थ है वो तो स्पेस खाली है, वहां पे पहले से होल है बोरॉन के, ठीक है। तो ये जो होल है ये वैलेंस बैंड में मौजूद होगा, नॉट इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट है डायोड्स को समझने के लिए कि देखें पेंटावेलेंट के केस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दिस एग्जिस्ट्स इन बताएं आप लोग, कंडक्शन बैंड सर। कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करता है, जबकि ट्राइवेलेंट के केस में जो होल है वो वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस याद रखें एन टाइप और पी टाइप का कि हम कौन से बैंड में ऑपरेट कर रहे हैं, इट इज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को, बल्कि हो सकता है सुबह भी थोड़ा सा लैब के बाद भी हम कुछ कर लें, नेक्स्ट वेडनेसडे को हम ये देखेंगे कि हाउ टू ओवरकम द एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप को कैसे ओवरकम करते हैं दोनों केसेस में, एन टाइप केस में भी और पी टाइप केस में भी। चलें ठीक है, यहां तक कोई क्वेरी किसी की? सर एनर्जी गैप ओवरकम करना यानी वही ओवरलैप जो होता है, जंप जो करते हैं हाँ एक हाँ, बैंड। जो जंप करते हैं बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, बिल्कुल यस ठीक है। अभी तो लैब में मैडम ने बताया होगा ना कि 0.7 वोल्ट्स चाहिए, ऐसे ही है, यस सर। तो बस वही चीज है, वो 0.7 वोल्ट्स ही रिक्वायर्ड है सिलिकॉन के लिए, ठीक है। ये जो डायग्राम थी ना पीछे, ये वाली जिसपे मैंने पोलैरिटी अप्लाई की है, जी सर। क्या, तो ये जो पोलैरिटी है, इफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 0.7 वोल्ट्स, तो वो जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस से कंडक्शन बैंड में। बस ये सारी कहानी है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। यस सर।
तो चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वेडनेसडे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सर ये अटेंडेंस नहीं लगी थी मेरी। अच्छा ठहरो, मैं क्या नाम है? जबीर असगर। और कौन लेट आया? सर मैं अवैस शकील सर। एक सर मिनट औरंगजेब। अच्छा बाकी जा सकते हैं, मैं ये लेट कमर्स की अटेंडेंस लगा दूं फिर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। अच्छा जबीर प्रेजेंट हो गया, और औरंगजेब सर। मोहम्मद बिलाल सर उमर सजाद भी प्रेजेंट। उमर सज्जाद प्रेजेंट हो गया, और राना मुनीब सर। राना मुनीब और औरंगजेब शादाब ये भी प्रेजेंट हो गए दोनों, और बस 4। अवैस शकील सर। अवैस शकील, सर अलीना आजम अमान। अवैस शकील प्रेजेंट हो गया। अलीना, अलीना को प्रेजेंट कर दिया। हाँ जी, और मोहम्मद बिलाल सर। ओके बिलाल प्रेजेंट हो गए, और सर ईमान साकिब। ईमान साकिब प्रेजेंट। हाँ जी हो गए सारे। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज।